हर देश में भाषा उस देश की एक पहचान के रूप में जानी जाती रही है। गांधी जी ने 1918 में कहा था कि हिंदी पूरे देश के जनमानस की भाषा है। अपने ही देश में हमारी अपनी भाषा उपेक्षित अनुभव करने लगी। 18वीं लोकसभा चुनकर आई है। इस 18वीं लोकसभा में एक सांसद मात्र साक्षर है, 2 सांसद ऐसे हैं जो केवल 5वीं पास हैं, 4 सांसद ऐसे हैं जो केवल 8वीं पास है। नो 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 नो, डोंट से इन हिंदी, हिंदी इज नॉट अलाउड हियर, से इन इंग्लिश ओनली। भाषा किसी राष्ट्र की प्रमुख पहचान होती है। हर देश में भाषा उस देश की एक पहचान के रूप में जानी जाती रही है। जैसे जापान में जापानीज भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रेंच भाषा। इस प्रकार भाषा एक राष्ट्र की पहचान को अभिव्यक्त करती है, प्रकट करती है। किंतु दुर्भाग्यवश भारत के साथ ऐसी पहचान संलग्न नहीं है। यद्यपि भारत में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का पुरजोर प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे रणनीतिकारों को इस दिशा में सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम अर्थात पूरे भारत को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भाषा के आधार पर कोई मतभेद तो था ही नहीं, क्योंकि हम समरसता में पिरोए हुए थे, एक रूपता थी और भाषा जनित कोई समस्या तो थी ही नहीं, क्योंकि भाषा तो संवाद का एक साधन है, संवाद का एक माध्यम है। इसलिए यहां तो विरोध उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि हिंदी की सर्वमान्यता को देखते हुए गांधी जी ने 1918 में कहा था कि हिंदी पूरे देश के जनमानस की भाषा है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन ये तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मूल्य पोषित किए गए उन मूल्यों की बात थी। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब हमने अपने देश की दिशा और दशा तय करनी शुरू कर दी, तो इन मूल्यों में क्षरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा, दिखलाई पड़ने लगा। और यही कारण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध भी देश में उत्पन्न होने लगा, विरोध के स्वर उत्पन्न होने लगे। भाषाई आधार पर राजनीतिक स्वार्थ, भाषाई आधार पर स्वार्थपरक राजनीति मुखर होने लगी और इस स्वार्थपरक राजनीति ने एक विदेशी भाषा को भारत में सर्वमान्य भाषा के रूप में स्वीकार करने में कोई चिंता प्रकट नहीं की। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने ही देश की एक भाषा को इस देश की सर्वमान्य भाषा के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। कैसा दृष्टिकोण था ये, कैसा चिंतन था ये, या यूं कहें कि राजनीतिक रूप से या स्वार्थ के दृष्टिकोण से व्यक्ति के चिंतन में कितना पतन हो सकता है, यह इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संविधान बनने के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया, लेकिन अब यह कहा जाता है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों ने हिंदी का विरोध किया, जबकि हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने का पर्याप्त प्रयत्न किया गया, जिससे एक देश की एक भाषा की पहचान विकसित तो की जा सके और हिंदी हमारे देश की पहचान के रूप में विकसित हो सकती थी। किंतु स्वार्थ प्रबल हो गया, स्वार्थ मुखर हो गया और इस कारण से भाषा जनित स्वार्थ ने हिंदी को एक सर्वमान्य और राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होने से रोक दिया। लेकिन हमारे रणनीतिकार हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित कराने में सफल रहे। महादेवी वर्मा, गोविंद सेठ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, व्यवहार राजेंद्र सिंह इत्यादि साहित्यकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए पुरजोर प्रयत्न किया। हालांकि वे अपने इस प्रयत्न में सफल नहीं हो सके, किंतु वे इस प्रयत्न में सफल हुए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा सके। परिणाम स्वरूप हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई, यानी अपने देश की भाषा नहीं बनाई गई, देश की कोई भाषा नहीं हमारे यहाँ, लेकिन
हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित कर दिया गया, राजभाषा के रूप में चिन्हित कर दिया गया कि हिंदी हमारे देश के सरकारी कामकाज की भाषा रहेगी, संघ की केवल, यानी केवल भारत सरकार की, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारों को खुद डिक्लेयर करना होगा, खुद घोषित करना होगा कि वे अपने राज्य के कामकाज की कौन सी भाषा घोषित करना चाहते हैं। फिलहाल भारत सरकार यानी संघ सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी घोषित कर दी गई। 15 वर्षों के लिए यह भी कह दिया गया, भारतीय संविधान में भाग 17 जोड़ा गया और इस भाग का नाम रखा गया राजभाषा। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा, भारत की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित कर दी गई। लेकिन इसमें यह भी उल्लेख कर दिया गया कि 15 वर्षों तक इंग्लिश में भी कामकाज चलता रहेगा और इंग्लिश भी हिंदी के साथ साथ कामकाज की भाषा बनी रहेगी। हालांकि इसका परिणाम व्यवहार में बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हिंदी उपेक्षित हो गई और हिंदी मूल भाषा के रूप में विकसित हो गई, इंग्लिश मूल भाषा के रूप में विकसित हो गई। कैसे इंग्लिश मूल भाषा के रूप में विकसित होती चली गई, इस पर हम प्रकाश अवश्य डालेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले यह चर्चा कर लेते हैं कि हमने हिंदी दिवस मनाना शुरू किया 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 1949 को। हमारे इन साहित्यकारों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। यह तारीख हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में समाई रहे, जिस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को राजभाषा घोषित करने के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि 14 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई, 14 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि व्यवहार राजेंद्र सिंह का वो जन्म दिवस था, यह उनका 50वां जन्मदिन था। 14 सितंबर उनका 50वां जन्मदिन था और उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर से दक्षिण तक की यात्राएं की, लोगों को कन्विंस करने का प्रयत्न किया, जिससे कि लोग इस बात से संतुष्ट हो सकें कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में कोई व्यवधान नहीं होगा। उनके इन्हीं प्रयत्नों के कारण उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और हम लोग अब प्रतिवर्ष 14 सितंबर या अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तरह तरह के आयोजन होते हैं सरकारी कार्यालयों में, बड़ा बड़ा लिखा जाता है कि यहाँ कामकाज हिंदी में भी किया जाता है। एक सप्ताह या एक पखवाड़ा 15 दिन तक ये सब कुछ तख्तियाँ और बैनर लगे होते हैं। इसके बाद हटा दिया जाता है कि यहाँ हिंदी में कामकाज नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि संविधान में यह घोषणा तो कर दी गई, लेकिन यह घोषणा व्यवहार में अधिक प्रभावी नहीं रही, क्योंकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कामकाज की भाषा घोषित कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि 15 शुरुआती दौर में 15 वर्षों के लिए यह घोषणा की गई, लेकिन यह भी प्रावधान कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रह सकता है अगर संसद कानून बना दे तो संसद कहाँ पीछे रहने वाली थी। नतीजा ये हुआ कि 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया, कार्यालयी भाषा अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को अनुमति दे दी गई। चूंकि अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को अनुमति दे दी गई और यह भी घोषणा कर दी गई कि भारत सरकार के सारे आदेश, सारे निर्देश, विधेयक के प्रारूप, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की सारी कार्यवाहियां सब कुछ इंग्लिश में होंगी। उसका परिणाम यह हुआ कि चारों तरफ अंग्रेजी का ही प्रभाव और वर्चस्व बढ़ता चला गया और धीरे धीरे हिंदी का प्रभाव और हिंदी का वर्चस्व न्यून होता चला गया और अपने ही देश में हमारी अपनी भाषा उपेक्षित अनुभव करने लगी। और आज समस्त कामकाज इंग्लिश में ही, अंग्रेजी में ही संपन्न किए जाते हैं। अंग्रेजी का प्रभाव कितना बढ़ा है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से निकाल सकते हैं कि देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली सिविल सेवाओं में हिंदी अभ्यर्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरने लगी है।
हिंदी में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरने लगी है और अब अगर 1000 रिजल्ट आते हैं तो उसमें हिंदी माध्यम से सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 50, 55, 60 के इर्द गिर्द रहती है। वो कभी 100 भी नहीं पहुंच पाती। हिंदी इस दुर्दशा से गुजरने लगी है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं हमारे देश के, जबकि संविधान में लिखा गया है कि अगर इंग्लिश में कोई कामकाज किया जाएगा तो उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाएगा, हिंदी में किया जाएगा तो इंग्लिश अनुवाद भी प्रकाशित किया जाएगा। एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने की भाषा अंग्रेजी होगी, हिंदी नहीं होगी, क्योंकि हमने हिंदी को उपेक्षित कर दिया। उसका परिणाम यह है कि आज भी इस देश में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनका हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। ये अंग्रेजियत की पहचान है, जहां हमने अपनी हिंदवी पहचान को, हमने अपनी हिंदी की पहचान को उपेक्षित कर रखा है। जैसे उदाहरण के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये ऐसे कानून हैं जो हमारे देश में लोकतंत्र की आधारशिला कहे जा सकते हैं। जो विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव इन्हीं कानूनों की बदौलत संपन्न कराए जाते हैं। लेकिन ये कानून आज तक हिंदी में उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारे देश में साक्षरता की दर भी अच्छी नहीं है। 2024 में जो नई लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनकर आई है, इस 18वीं लोकसभा में एक सांसद मात्र साक्षर है, 2 सांसद ऐसे हैं जो केवल 5वीं पास हैं, 4 सांसद ऐसे हैं जो केवल 8वीं पास हैं। आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं क्या कि वो इंग्लिश में बनाए गए इस कानून के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकते हैं, रख सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी 7 दशक बीत जाने के बाद, इन कानूनों के बनने के बाद भी 7 दशक बीत जाने के बाद, इन कानूनों का प्रमाणिक हिंदी अनुवाद आज भी उपलब्ध नहीं है। यह हमारे देश में हिंदी के प्रयोग की दशा, दुर्दशा, जो संज्ञा आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी हूं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अब अपने दृष्टिकोण को बदला है और वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति की पहल पर उच्चतम न्यायालय अब अपने निर्णयों का हमारी भाषाओं में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, अन्य भाषाओं में भी अनुवाद कराने लगा है। ये एक बहुत अच्छी और स्वागत योग्य पहल है। लेकिन मैंने वह दौर भी उच्चतम न्यायालय का देखा है, मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं, जहां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लोगों को हिंदी बोलने में कोर्ट से मना कर देते थे। अगर एडवोकेट बहस करने के दौरान हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर ले तो न्यायाधीश उसे रोक देते थे, ऑब्जेक्ट करते थे। नो 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 नो, डोंट से इन हिंदी, हिंदी इज नॉट अलाउड हियर, से इन इंग्लिश ओनली। ये शब्द इस देश की न्यायपालिका, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा कोर्ट में कहे गए शब्द हैं कि हिंदी बोलने से उच्चतम न्यायालय में रोक दिया गया कि आप हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये इस देश की अंग्रेजियत की मानसिकता है, जहां हमने अपने देश में जिस प्रकार से, क्योंकि हर देश की अपनी एक वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज सिस्टम हमारे देश की जो मूल्यों की परंपरा है, ये मूल्यों की परंपरा, मूल्यों की पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है। और प्राचीन काल से चली आ रही इस मूल्यों की परंपरा को धता बताते हुए हमने अंग्रेजियत पर आधारित नए मूल्यों का सृजन करने का प्रयत्न किया है, जहां पर हिंदी को पूरी तरीके से उपेक्षित करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन यह दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। अंग्रेजी गुलामियत का प्रतीक है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हमारे देश की भाषा नहीं है। हमें किसी भी विदेशी भाषा से कोई दुराव नहीं है, हमें अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। हम अंग्रेजी सीखें, फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, स्पेनिश सीखें, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगी कि हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने, हमारे देश में एक कॉमन कम्युनिकेशन, एक सर्वमान्य संचार और संवाद की भाषा, एक विदेशी भाषा को स्वीकार किया जाए। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह अस्वीकार कब किया जाएगा यह पता नहीं, क्योंकि इस विषय में तो जागरूकता नहीं है। और इस विषय में जागरूकता न केवल जनता के स्तर पर लानी होगी, बल्कि इससे अधिक इस विषय पर जागरूकता सरकारों के स्तर पर लानी होगी, क्योंकि पहल सरकारों को करना होगा।
हमारे देश की सरकारें केवल इस सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस मना करके संतुष्ट हो जाती हैं। कुछ पुरस्कार बांट दिए जाते हैं, कुछ चर्चाएं, कुछ गोष्ठियां आयोजित हो जाती हैं और हिंदी का प्रयोग केवल और केवल इस एक माह में एक बौद्धिक गतिविधि बनकर रह गया है। यह एक बौद्धिक जुगाली का विषय बन चुका है। हमें इसे इस दृष्टिकोण से निकालना होगा। हालांकि वर्तमान समय में कुछ और अच्छे कदम भी उठाए जा रहे हैं। जो हमारी तकनीकी पुस्तकें हैं, जैसे इंजीनियरिंग की किताबें हैं, मेडिकल की किताबें हैं, इनका हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया जाने लगा है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में अब हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी किया जाएगा। यह एक अच्छा दृष्टिकोण है, यह एक अच्छी पहल है, लेकिन यह अभी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस पहल को, इस प्रयत्न को हमें तीव्र करना होगा, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे रोम रोम में बसने वाली भाषा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हिंदी भारतीयता की पहचान है। हमें अपनी इस पहचान को अमिट बनाए रखना होगा, अक्षुण्ण बनाए रखना होगा और हमें अपनी इस पहचान को मजबूती प्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक बनाना होगा, सरकारों पर दबाव निर्मित करना होगा, जिससे हिंदी का प्रयोग केवल एक फैशन न रह जाए या हिंदी का प्रयोग केवल एक सेमिनार के आयोजन, किसी प्रदर्शनी के आयोजन, किसी सम्मेलन के आयोजन तक सीमित न रह जाए, बल्कि हिंदी का प्रयोग शिक्षण संस्थाओं से, हिंदी का प्रयोग शोध संस्थाओं से, हिंदी का प्रयोग सरकारी संस्थाओं से निकले, प्रवाहित हो। जब हिंदी का प्रयोग इन सब से प्रवाहित होगा, तभी हिंदी को हम जन जन की भाषा, जनमानस की भाषा बना पाएंगे। वैसे तो हिंदी विश्व में तीसरी नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन यह बात हमारे देश के भाषाई स्वार्थी आधार पर राजनीति करने वाले लोगों को स्वीकार्य नहीं है। वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन आंखें बंद कर देने से तथ्य धुंधले नहीं हो जाते। इस तथ्य को मजबूती से हमें स्वीकार करना होगा और जब तक हम स्वयं हिंदी का मजबूती से प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम कैसे ये महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं कि हम हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में भी शामिल करवाने के लिए प्रयत्न करें। हमें यह भी तो प्रयत्न करना होगा कि अगर हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहियों में शामिल क्यों नहीं है? लेकिन वह इसलिए नहीं है क्योंकि इसी देश में हमने एक विदेशी भाषा को सामान्य कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर रखा है, न कि अपने देश की भाषा को। तो सबसे पहले तो हमें अपने देश की भाषा पर गर्व करना सीखना होगा। सबसे पहले हमें इसे आत्मसात करना होगा, तभी तो हम संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बना सकेंगे कि हिंदी को भी वहाँ कार्य के रूप में, भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो राह बहुत लंबी है, किंतु इस राह के चलने वाले हम राहियों को निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा, लोगों को जागरूक बनाना होगा और जो स्वार्थपरक राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तिरोहित करना होगा। ऐसे लोगों को यह आभास दिलाना होगा कि उनका चिंतन गलत है, उनका चिंतन इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए, इस राष्ट्र की पहचान के लिए भविष्य में संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए उन्हें अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर लेना चाहिए, लेकिन यह दबाव भी हम ही निर्मित कर सकते हैं ऐसे स्वार्थ परक राजनीति और राजनेताओं के ऊपर। उम्मीद है कि भविष्य में हिंदी के संबंध में इस प्रकार के चिंतन का विकास होगा और हिंदी को हम इस देश में एक सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित कर सकेंगे और एक गुलामियत की प्रतीक भाषा से अपने आप को मुक्त करा सकेंगे।